संविधान के खिलाफ बहुमत की सरकार गिराने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया कहा था? किसने कहा और था? जब सरकार बन गई, नहीं, किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। कब कहा था? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई बयान हम लोग के ध्यान में तो नहीं है। क्रिटिसाइज हुआ था, चुनाव के दौरान में कहा था। समित जी, क्या इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के पास कभी आया था कि अगर आपकी सरकार केंद्र में बन जाएगी तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देंगे? जी, एक बार आया था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ही उसको डिनाई किया। जफर साहब जरा एक मिनट जी, समित जी, ऑफिशियल स्टेट नहीं हो समझ रहे हैं। अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ समझने का है कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जनता ने बोल दिया है, और जब जनता का मैंडेट आ गया है, मेरा ज्यादा बोलने का क्या मतलब बनता है? और देखिए, जितनी पार्टियां आज गिर रही हैं, वो अपने भार से गिर रही हैं। उनके अंदर कहीं न कहीं एक ओहापोह की स्थिति है, और कहीं न कहीं वो अपने ही अध्यक्ष के ऊपर, अपने ही रहनुमाओं के ऊपर। अजय भाई, फिर भाजपा ने क्यों कहा कि नैतिकता के आधार पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार इस्तीफा दे दे? अगर जनता ही का मैंडेट रहा है, जफर साहब, ऐसा कोई बयान कम से कम हम तमाम लोगों के ध्यान में नहीं है। सिंह साहब, क्या ऐसा कोई बयान आपने कभी अभी कलराज मिश्र जी ने कहा कि नहीं है जो ऑफिशियल हो, किसी एक इंडिविजुअल ने कह दिया, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऑफिशियली बीजेपी ये बयान दे भी नहीं सकती थी कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छा किस तरह गिरा देंगे? कोई तरीका नहीं है गिराने का। कितनी भी बड़ी सरकार केंद्र में आ जाए, अब वो जमाना लग गया कि आप किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बहुमत की सरकार को आप गिरा दें। कोई भी ग्राउंड्स नहीं बनते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बात हल्की है। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, जिसे आप मोदी का साइड इफेक्ट कह रहे हैं, एक्चुअली ये मोदी का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरे पॉलिटिकल कॉन्टूर्स चेंज हो रहे हैं। कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं, नीतीश जी का इस्तीफा, हर जगह पे डिमांड चीफ मिनिस्टर से, ये पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। आप अगर गौर से देखें तो जो 10 आदमी मतदान केंद्र पे गया था, 16 ये 1 महीने वोट देने, हर 10 आदमी में सिर्फ 3 ने बीजेपी को वोट दिया है। तो ऐसी कोई लहर की बात नहीं है। हाँ, 3 ने दिया है। नतीजा ये हुआ कि सीट के टर्म्स में चूंकि एफपीटीपी सिस्टम है, तो वो 282 हो जाता है। वरना सिर्फ 3 आदमियों ने, 10 आदमी जो गए थे वोट देने, उसमें 3 आदमी ने ही बीजेपी को वोट दिया है, और एनडीए को 4 आदमी ने। अगर बीजेपी के साथ एनडीए को भी जोड़ ले तो सिर्फ 4 आदमी ने दिया था। तो लहर की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि ये पूरी जनता कास्ट वगैरह से हट के इसके ऊपर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर आइए हम जरा चर्चा शुरू करते हैं। माना ऐसा जा रहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई अन्य राज्यों में जहां पर अल्पसंख्यकों की काफी बड़ी तादाद है, वहां पर एक नई थ्योरी, एक नई फिलॉसफी की बात कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मेजॉरिटी पोलराइजेशन, ये एक नया शब्द अब आता हुआ दिख रहा है, जो कि अब राजनीति की परिभाषा में एक नया परिभाषित होता दिखाई देगा। मेजॉरिटी पोलराइजेशन होता हुआ दिखाई दिया है, और ये अपने आप में अगर ऐसा है तो हमारे देश के लिए एक बहुत नया ट्रेंड है, एक नई चर्चा का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटी रिपोर्ट पहले आपके सामने पेश करते हैं, किस तरीके से हिंदू मेजॉरिटी ने शायद तय किया कि आज वो अल्पसंख्यकों के मुकाबले एकजुट होता दिखाई देगा, और शायद इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस प्रचंड बहुमत के साथ मिलता दिखाई दिया है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। आम चुनाव में मोदी विरोधी पार्टियों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर पूरी कोशिश की कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट बीजेपी के खिलाफ पड़े, लेकिन बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और साथ ही साथ मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भगवा परचम लहराया। इसकी मुख्य वजह रही रिवर्स पोलराइजेशन। यूपी में तो बीजेपी ने राम मंदिर लहर से भी ज्यादा सीटें पाई। माना जा रहा है कि इसके पीछे मुख्य वजह रही बीजेपी के लिए हिंदू वोटरों की गोलबंदी, जबकि सूबे के 19% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी में बट गया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, श्रावस्ती, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और रामपुर जैसी सीटें जीतने में भी कामयाब रही, जहां मुस्लिम आबादी 40% है। यानी साफ है कि इन क्षेत्रों में हिंदू वोटों का काउंटर पोलराइजेशन हुआ, जिसका फायदा भगवा दल को हुआ। सियासी पंडितों की माने तो इसके पीछे मुजफ्फरनगर हिंसा की टीस, हिंसा के बाद नाराज मुसलमानों के लिए अपनाई जा रही अखिलेश सरकार की तुष्टीकरण की नीति, या फिर आजम खान का कारगिल शहीदों पर दिया गया विवादित बयान भी हो सकता है, जिसके कारण हिंदू मतदाता बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो गए।
उत्तर प्रदेश और बिहार में तो मैं कहूंगा विकास के नाम पे तो नहीं पड़ा वोट, पोलराइजेशन हुआ है। जब मंडल आया था तो कमंडल की राजनीति कही जाती थी और कहा जाता था कि मंडल की काट कमंडल है, लेकिन बीजेपी ने उस कमंडल से मंडल को भी अपने आप में मिला लिया। हिंदू समाज की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुसंख्यक है। तो जब बहुसंख्यकों ने एक फैसला लिया है तो यही नतीजा होना था। जानकारों के मुताबिक बीजेपी की शानदार जीत के पीछे एक वजह सोनिया गांधी की जामा मस्जिद के शाही इमाम से मुलाकात और मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने की अपील भी रही। इस अपील के बाद वोटर भी धार्मिक आधार पर बंट गए। यही हाल बिहार का भी रहा, जहां 17 सीटों पर 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके बावजूद बीजेपी 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। बाकी की 5 सीटें आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी और सत्ताधारी जेडीयू के खाते में गई। ये चुनाव एक लेवल पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी था। इस तरह का सन 46 के बाद इस तरह का ध्रुवीकरण इस मुल्क में कभी नहीं देखा गया। महाराष्ट्र में 14% मुसलमान हैं। यहाँ भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल 48 में से 42 सीटें जीतने में कामयाब रहे। साफ है 2014 के चुनाव में पोलराइजेशन और उसके जवाब में काउंटर पोलराइजेशन का सिक्का खूब चला। मोदी विरोधी तमाम दलों ने देश के मुसलमानों को मोदी के नाम पर डराकर उनका वोट लेने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। रिवर्स पोलराइजेशन ने मोदी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिला दी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके से देश भर में एक नया ट्रेंड, एक नया प्रचलन आता हुआ दिखाई दिया। सिंह साहब, आप इसे कैसे आंकेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये रिवर्स पोलराइजेशन का जुमला लेके जनता के विजडम को आप अपमानित कर रहे हैं। अगर 80% हिंदू है, अगर वाकई पोलराइजेशन हो जाता तो 42 ये जो वोट मिले 31%, सिर्फ 31% बीजेपी को वोट ना मिलते। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये पोलराइजेशन की वजह से मिला है। भारत में कभी भी पोलराइजेशन नहीं हुआ है, एक फेज था जिसमें हुआ है। ये जो है, ये जो जनता का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, एस्पिरेशन है, उसका द्योतक है, ये किसी पोलराइजेशन का द्योतक नहीं है। बिल्कुल। मीम साहब, आपसे और खास करके जफर अमीन साहब से ये सवाल है। मेरे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं छोटे छोटे जवाब की गुजारिश करूंगा। क्या आप लोगों ने अल्पसंख्यकों के हितों का इतना ध्यान रखने की कोशिश की, इतनी बयानबाजी हुई कि हिंदू मेजॉरिटी ने तय कर लिया कि हमें आपको सबक सिखाना है? मीम साहब। देखिए, अभी जो कहा गया यहां पर जी कि 4 में से 3 लोगों ने भाजपा को वोट दिया और 4 ने एनडीए को दिया, ये बात सही है। नहीं, 10 में से 37% ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला 10 में से, और 10 में से सिर्फ 4 लोगों ने एनडीए को। जी सही, मैं वही बात कह रहा हूं। जी जो आपने कहा मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूं। जी मैं समझ रहा हूं। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर आप, बहरहाल मैं इस मुख्तसर वक्त में इसका जायजा लेना मेरे लिए शायद इतना, लेकिन ये बात है कि बहुत बुरी तरह से मुस्लिम वोट का स्प्लिट हुआ है जी, और ये एक सोचे समझी स्कीम के तहत स्प्लिट हुआ है। और कम से कम 120 सीटें ऐसी हैं पूरे देश के अंदर जहां पर न सिर्फ स्प्लिट मुस्लिम हुआ है, बल्कि अगर पूरे देश में देखा जाए तो स्प्लिट वोट जो हुआ है वो दलित भी हुआ है, बैकवर्ड भी हुआ है और आदिवासी भी हुआ है, और उसका परसेंटेज भी मेरे पास है। लेकिन इस वक्त चूंकि वक्त कम है आपके पास, मेरा ख्याल है अगर इस पर आप अलहदा से बहस रखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से मैं रोशनी डाल पाऊंगा। बिल्कुल, ये बात सही है। जी मीम साहब, हम इस पर अलग से बिल्कुल बहस करना चाहेंगे, क्योंकि ये पोलराइजेशन, बिल्कुल ये पोलराइजेशन का एक फैलाव कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। चूंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूं। जफर अमीन साहब, क्या समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों के हितों को इतना ज्यादा आगे रख दिया कि आप लोगों ने पूरे मेजॉरिटी को किनारे कर दिया और मेजॉरिटी ने आज आपको सबक सिखा दिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराया गया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आतंकवाद को लेकर तो बोला, लेकिन नक्सलवाद को लेकर नहीं बोला। नहीं, जफर अमीन साहब, वो सब तो हो गया। जफर अमीन साहब, हिमायत तो आप करके दिखाई दे रहे थे। जितना आप मुस्लिम वोट कर रहे थे, उसी वजह से तो लोगों की मानसिकता में ये घुसा। नहीं तो मुसलमानों ने वोट समाजवादी पार्टी को किया, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट किया। अगर ऐसा होता तो आप सिर्फ 5 सीटों पर नहीं से बढ़ जाते।
नहीं 5 सीटों के सिर्फ मुसलमान के वोट से थोड़ी जीत हो जाती है। ना देखिए अलग हो गया क्या वोट थे उसमें कुछ आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि यादव और अन्य बैकवर्ड कास्ट आपसे अलग हो गए, फैसले अच्छे थे इसलिए अलग हुए ना, क्योंकि आप उनकी बात नहीं करते थे, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे। हमको नुकसान हो गया, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, इसलिए बैकवर्ड कास्ट जो कि आपका बैकबोन है आपसे अलग हो गया। हम कर रहे थे, हम दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन अल्पसंख्यकों के दिल में भारतीय जनता पार्टी अपना डर जो है पैदा कर रही थी, संबित जी डर को दूर कर रही थी। संबित जी एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें। ये जो डर को दूर कर रही एक रिवर्स पोलराइजेशन की बात हो रही है, मेजॉरिटी पोलराइजेशन की बात हो रही है, क्या इसके लिए आप इसी बात को द्योतक मानेंगे? जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की बात बार बार की जाती रही, यही सबसे बड़ा कारण रहा? अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहां हम सबको समझने की आवश्यकता है कि देखिए, कभी भी मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान का है वो पोलराइज नहीं होता है। जो तासीर है मेजॉरिटी की या हिंदुस्तान की जो जनता की जो तासीर है वो सेक्युलर है। कोई किसी के खिलाफ यहां पोलराइज नहीं होता, केवल डेवलपमेंट को लेकर मैंडेट बना के डेवलपमेंट को इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुना है जनता ने। मैं नहीं जानता 10 में से 3 ने क्या किया, मैं नहीं जानता 10 में से 4 ने क्या किया, मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस ने गड्ढा खोदा था कि हम उसमें गिरेंगे और गड्ढे में ये और इनके मित्र समाजवादी पार्टी और बसपा गिर गई। चलिए एक छोटी टिप्पणी राजीव जी, बहुत छोटी संक्षेप टिप्पणी। क्या आज आप लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक के वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाना आज आप लोग के लिए दुखदायी हो गया है? बहुत छोटा जवाब प्लीज, मेरे पास 30 सेकंड ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है अजय कुमार जी जिस तरीके का विश्लेषण है। मुझे लगता है कि गुजरात के मॉडल को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया। अगर इंक्लूजन का मॉडल पॉलिटिक्स में था तो क्यों नहीं एक भी अल्पसंख्यक को उन्होंने वहां उम्मीदवार बनाया। निश्चित तौर पर ध्रुवीकरण का जो मॉडल गुजरात का था वो पूरे देश में उन्होंने चलाया, लेकिन अभी जनादेश का जो ये समय है जिसमें इस तरह की बातों का कोई बहुत मतलब नहीं है। मैं एक बात संबित जी को जरूर कहना चाहूंगा कि उत्साह, अहंकार और अहंकार के बाद उन्माद, ये यात्रा उनकी शुरू हो गई है व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी पार्टी की। जिस तरह मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, लगता है कि किसी और मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, इस पर हम वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन एक यहां पर बहुत जरूरी चीज अभी सामने आई है जिसके बारे में हम चाहते हैं कि संबित जी आप इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे चैनल जो कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश चैनल पर बातचीत के दौरान लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि देश को 9वां प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश देने जा रहा है, और उस पर जब सवाल यह पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी के सीट को अपने पास रखेंगे और वडोदरा को छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा हां। उनकी बातों को देखिए और संबित जी हम आपसे इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे। एक तो मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर मोदी जी ने काफी वायदे किए हैं। मतलब उन्होंने वहां जो बिजली की समस्या रहती है उसको उठाया, वहां बुनकरों की समस्या है उसको उठाया, गंगा की सफाई का मुद्दा उठाया। ये सारा इससे जुड़ा हुआ है कि अगर मजबूत लोग उत्तर प्रदेश से सरकार में आते हैं तो शायद ये जो वायदे हैं इनको पूरा करवाने में वो ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। मैंने कहा कि वायदे कैसे पूरे होंगे जब तक मजबूत लोग, मैं तो ये कहूंगा कि आपके उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है वो हमेशा प्रधानमंत्री देता रहा है। इस बार भी उसने प्रधानमंत्री देश को दिया है। मोदी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को ये उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ की राज्य सरकार अगर पूरी तरह से सहयोगात्मक रवैया अपनाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ विकास के कार्य हो सकते हैं और इसकी दशा सुधर सकती है। टंडन जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री इस बार भी होने जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि मोदी जी वाराणसी सीट को रिटेन करेंगे और बड़ौदा जो है वो छोड़ देंगे? ये तो उन्होंने खुद कहा है कि हम वाराणसी में रहेंगे। तो समझिए क्या ये माना जाए कि वडोदरा सीट छोड़ने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी जी?
देखिए, वैसे तो ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी अपने निर्णय को लेकर हम सबके सामने आएगी, मगर 2-3 बिंदु आपको भी पता है और हम सब जानते हैं कि आदरणीय राजनाथ जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी बहुत ओब्लिकली ये हिंट किया था कि वाराणसी सीट को रिटेन किया जाएगा। और खुद नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था वाराणसी में भाषण करते हुए कि मैं चाहता हूं कि वाराणसी अपने प्रधानमंत्री को यहां से भेजे। तो स्वाभाविक रूप से जो लालजी टंडन कह रहे हैं, एक तरह से आदरणीय मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था। चलिए, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।